लेट्स माइक पॉडकास्ट। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे बीच आए हुए हैं राजस्थान बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी। थैंक्स सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अभी फिलहाल उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और आप 2022 में भी एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं बार के। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए हैं? सर, मेरा रजिस्ट्रेशन 2007 से है, लगभग 18 साल हो चुके हैं। और जब से रजिस्ट्रेशन है तब से मैं हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपने अपनी जो लॉ की स्टडी है जी वो जयपुर से की या कहीं बाहर से? सर, जयपुर से की है। मेरा कॉलेज था विद्यार्थी लॉ कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी से अटैच था। जी, उसके पश्चात यहीं पर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। जी बॉस। तो सर, सबसे पहले आपने ये नहीं देखा कि भाई मैं लॉ के पश्चात जुडिशरी में जाऊं? आपने वकालत का प्रोफेशन ही क्यों चुना? सर, जुडिशरी के बारे में कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरे सीनियर थे मिस्टर आर के काला, सीनियर एडवोकेट थे जी। उनको देख के हमको प्रेरणा मिलती थी। हमको ऐसा लगता था कि जॉब से अच्छा है वकालत। अगर हम ईमानदारी से वकालत कर रहे हैं, एक आम जनता के लाभ के लिए, उसके हक के लिए अगर लड़ रहे हैं, तो एक तो आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। ये पैसा तो है ही, हर प्रोफेशन में पैसा है, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो। अगर ईमानदारी से आप कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। रही वो बात जॉब की, तो जॉब में मुझे ऐसा लगता है मैं बन जाता हूँ। यहाँ मैं फ्री हूँ, मैं समाज सेवा भी कर सकता हूँ, वकालत भी कर रहा हूँ, मैं एनजीओ भी चला रहा हूँ, और आप सबके साथ मिलके विभिन्न प्रकार के कार्य भी करता रहता हूँ। कुछ शौक भी मेरे पूरे करता रहता हूँ, सिंगिंग के भी शौक हैं, वो भी पूरे कर लेता हूँ। अगर जो मैं जॉब में होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि 10 से 5 की ड्यूटी तो होती होती है, उससे 5 के बाद में भी मैं वहीं ना वहीं कहीं ना कहीं घूम रहा होता। अभी मैं सुकून है मेरा, एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा। सर, आप लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए मुकदमे लड़के पूरा कवार उनको जिताने की कोशिश करते हैं। जी सर। समाज के लिए लड़ते हैं। जी सर। तो क्या आप लोगों के लिए भी सुरक्षा जरूरी है, वकीलों के लिए? सर, वकीलों के लिए सुरक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वकील को ही सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आम जनता को क्या सुरक्षा मिलेगी? आम जनता के लिए वकील लड़ता है, हाँ, ये अलग कह सकते हैं हम जो है कि भाई वकील फ्री में नहीं लड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वकील फ्री में नहीं लड़ता है। कुछ ऐसे मुकदमे हैं जो वाकई में किसी की हक दिलाने के लिए, किसी के सम्मान के लिए, किसी की या जन्मदिन के मुकदमे हैं। हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। हर चीज़ में पैसा नहीं देखा जाता है। पैसा कंपलसरी है, मानते हैं, हम रोटी खाएंगे। लेकिन कई तो ऐसे भी क्लाइंट्स आते होंगे जिनके पास कुछ है ही नहीं, क्या उनके लिए भी आप थोड़ा सा मदद करते हैं? सर, उनके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम उनके लिए कागज़ टाइपिंग तक के पैसे हम कई बार हम हमारी जेब से देते हैं। कई बार बेलें भी आती हैं जो बेचारे नहीं दे पाते, हम उनसे नहीं लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मुंशी चार्जे वगैरह जो होते हैं तो वो 100-200 रुपये थोड़ा मान सम्मान में मुंशियों को दिए जाते हैं, तो कुछ लोग हम करते हैं। मैं नहीं, हमारे प्रोफेशन में लगभग हर वकील इस समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। एक तरह देखा जाए तो कई मुकदमे फ्री में भी लड़ते हैं जो ऐसे क्लाइंट्स के लिए। होना भी चाहिए। जी सर। देखिए, वकील का जो प्रोफेशन है वो एक बिजनेस नहीं है बल्कि एक सेवा है। जी बिल्कुल। तो आप अभी मैं आपसे बात कर रहा था इस बारे में कि भाई एडवोकेट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जी बॉस। तो उसके लिए सर आप अभी उपाध्यक्ष हैं फिलहाल, तो एक उपाध्यक्ष होने के नाते आप क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे इस मामले में? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में मैं कार्यकारिणी मेंबर चुना गया था जी। और मुझे पूरा सम्मान मिला मेरे वकील साथियों से, मुझे उन सब ने मिल के बनाया। उस टाइम पर सरकार ने, उस टाइम एक हत्याकांड हुआ था जो मैं आप सबको ध्यान हो तो, जुगराज हत्याकांड। जी। वकील जा रहा था कोर्ट में, उसको बीच रास्ते में पकड़ के उसको मारा, उसका हाथ पाँव काट दिए गए। उसके लिए हम लोगों ने
हम सब वकीलों ने मिलकर एक आंदोलन किया, जिसमें मैं खुद हाई कोर्ट के अंदर महात्मा गांधी मूर्ति के पास में धरने पे भी बैठा, और हमारी हड़ताल लगभग 1 महीने करीब चली। उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास भी हो गया, विधानसभा से पास हुआ, उसमें क्वेश्चंस भी हुए। उसके बाद राज्यपाल को भेजा गया, राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया। अब इतने में वो जो सरकार ने पास किया था वो सरकार चली गई। उसके बाद में ना कोई इसके लिए बात कर रहा है, ना किसी को मतलब है। हम कई बार बात कर चुके हैं, तो मैंने भी कई बार 2-3 बार रिपिटेशन दिए थे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम उपाध्यक्ष बने हैं आप लोगों के सहयोग से, मेरे साथियों के सहयोग से, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं अगर बार को साथ लेके हम इसके लिए बात करें और रिपिटेशन देवें, प्रदर्शन करें, या भाई, जो भी संबंधित अधिकारी उससे बात। में ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है सर। और फिलहाल बीजेपी की है, सर। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि भाई एडवोकेट तो सबका होता है। एडवोकेट सबका है, न तो बीजेपी का है न कांग्रेस का है। जी जी। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट प्रेमाइसिस में ना कोई बीजेपी है ना कांग्रेस है। उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। इलेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा, अभी वर्तमान में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ ये कोई दायरा नहीं होता है कि ये कांग्रेस का वकील है या बीजेपी का वकील है। वहाँ हम सब भाई हैं। हम न्याय है, न्याय सर्वोपरि, न्याय सर्वोपरि है, और हम में सब में एकजुटता है। पार्टी नहीं, पार्टी कहीं दूर दूर नहीं है। हाँ, पार्टियां होती है, वो प्रेमाइसिस के बाहर हो वो सकती है। ठीक है, वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, उनका नहीं, इस बारे में नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। तो इसमें प्रोटेक्शन एक्ट में फिर बाधा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें आ रही है। सर, मालूम पड़ा है ये राज्यपाल के पास अभी पेंडिंग है। पेंडिंग में पड़ा है? जी सर, पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन हमने कई बार चर्चा की, लेकिन उसमें कोई अभी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी बार काउंसिल के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो हमने कई बार बार काउंसिल के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मैंने कई बार पर्सनली चर्चा की। भाई, हम इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब आम जनता, सॉरी, हम आम वकील की क्या कर रहे हैं। वकील चाहे जो उसके हाथ पांव तोड़ जा रहा है, कोई गालियां बक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कम उसके लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं। वो कहते हैं साहब अभी इलेक्शंस हैं, अभी इलेक्शन में हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो करते हैं नहीं करते वो अलग इशू है, लेकिन हम अपनी बार के साथ बैठ के, हमारी मीटिंग होगी जनवरी में, हम उसमें मुद्दे रखेंगे, और मुद्दे रख के हम सीजे से भी मिलेंगे, सीएम से भी मिलेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे। उसके लिए हमको ज्ञापन देना पड़ेगा तो ज्ञापन भी देंगे, प्रदर्शन करना पड़ेगा तो प्रदर्शन भी करेंगे, और कोई न्यायिक कार्रवाई करनी होगी तो वो भी हम करने के लिए आतुर हैं। सुनील जी, बीच में टोकूंगा, इसमें आप बार के साथ लेकर के चल रहे हैं सर, तो क्या इसमें जजेस भी आगे आके इस चीज़ को गवर्नमेंट के साथ में कह सकते हैं क्या, कि सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि फिलहाल क्या है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है? जी, तो जजेस को भी सामने आना चाहिए क्या? सर, जजेज की भी एक सीमाएं होती हैं। वो नहीं, न्याय तो न्याय है, लेकिन उनकी एक सीमा, चाहे आम आदमी के साथ हो, चाहे वकील के अंदर वकालत में वकील किसी वकील के साथ हो, वो भी तो एक मनुष्य है। नहीं, मनुष्य हैं, उनकी भावनाएं भी हैं, उनकी परिवार भी हैं, वो हमारे परिवार भी, हमारे गार्जियंस हैं, और उनकी एक तरह देखा जाए तो उनका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रहता है जी, और हम भी उनका सम्मान करते हैं। और यही हमारी एक खूबसूरती है। बार और बेंच में तो बार देखो सम्मान होना चाहिए। एक न्याय प्रणाली की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बिल्कुल बात है। लेकिन ये अभी जो गेंद है, ये भी राज्यपाल की, या सेंट्रल राज्यपाल कह सकते हैं, या सेंट्रल कह सकते हैं, सेंटर के पाले में गई, उनके पाले में गई हुई है। तो हम सबको मिलके, चाहे न्याय प्रणाली को भी, जैसे वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि उनके थ्रू हम जो है कोई रिप्रेजेंटेशन देके कार्रवाई करावें। देखें, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन हम चाहते हैं तो इसके लिए तो सुनील जी, मैं समझता हूँ कि एडवोकेट एक्ट 1961 में ही अमेंडमेंट होना ज़रूरी है, तभी जाकर के पूरे ऑल ओवर जो एडवोकेट्स हैं उनके बारे में प्रोटेक्शन मिल जाएगी, या फिर अलग से राजस्थान की वकीलों को मिलेगा ये? सर, मेरे ख्याल से कि राजस्थान में ये पूरे हिंदुस्तान वकीलों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई राजस्थान मिल गया, यूपी मिल गया, हरियाणा मिल गया। ये वकील समुदाय की पूरा वकीलों के लिए, जो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब किसी हत्याकांड में बेल में आ रहा है या उसके खिलाफ आ रहे हैं, कहीं पर भी हो, कहीं तो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। वकील कहीं पर भी जाके वो भी तो लड़ता है जाके, केस भी तो, मामला भी तो लड़ता है जाके। आज राजस्थान का एक एडवोकेट है, वो जाकर के कहीं यूपी में भी जाकर वो लड़ता है किसी अपने क्लाइंट के ऊपर। तो इसमें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का ही, पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा मिलना चाहिए।
अच्छा अच्छा, ये तो वही एडवोकेट की बात। जी। अब दूसरा क्या है कि अभी नए नए जो एडवोकेट्स आ रहे हैं, जी। लॉ करके कुछ फ्रेशर्स आ रहे हैं, तो फ्रेशर्स की सुनील जी बहुत समस्या ये होती है कि कुछ लोगों का बैकग्राउंड इतना नहीं होता है। सर ये बहुत तो अच्छा क्वेश्चन फ्रेशर्स है। के लिए आप कुछ अपने कार्यकारिणी में कुछ सुझाव। बिल्कुल सर। अभी हमारे इलेक्शन हुए थे, उस टाइम मैंने बयान भी दिया था, टीवी चैनल ने लिया था। मैंने यही कहा था, 2 चीज़ कही थी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। नंबर 2, फ्रेशर्स के लिए स्टाइपेंड। बच्चे आते हैं, उनके लिए ना तो किताबें मिलती हैं कई बार, ना कुछ की तो पृष्ठभूमि बहुत ये स्थिति नहीं होती है। स्थिति होती है। पृष्ठभूमि ग्रामीण से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते फ्रेशर्स हैं। होते हैं, जी। तो उनकी पेट्रोल की तक के लिए पैसे भी नहीं होते हैं कई बार जो है। आते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बार को या बार काउंसिल को, हम सबको मिलकर या सरकार को समन्वय बनाकर इनके लिए एक स्टाइपेंड लागू किया जाना चाहिए। जैसे 5,000 या 10,000 जो भी मिनिमम हो सके, इनको 2 साल या 4 साल के लिए क्राइटेरिया बना के किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट भी आगे आ सकती है? गवर्नमेंट को तो आगे आना ही होगा। कारण आप उदाहरण के रूप में आपको मैं बताता हूँ कि एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स होते हैं, 4 साल से 4.5 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में जो उनकी इंटर्नशिप होती है, 1 साल की होती है, उनको भी स्टाइपेंड मिलता है। गवर्नमेंट में तो 5,000, 6,000 या 10,000 मिलता है, प्राइवेट में कहीं 20,000 भी मिलता है, कहीं 30,000 भी मिलता है। तो बच्चों के सीख रहे हैं तो उन बच्चों को कुछ तो दो, कि वो अपना आने जाने का अपना एक जीवन स्तर सुधार सकें, जिससे वो एडवोकेट हाँ, एक अपनी इनिशियल स्टेज को मजबूत बिल्कुल मजबूत कर सकें जो। जी जी जी। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है जी, फ्रेशर्स बिल्कुल। के, क्योंकि एडवोकेट में बिना किस तरह से मेहनत, क्योंकि एक एडवोकेट जो होती है शुरू शुरू में एक फ्रेशर्स के लिए जी। वकालत टाइम मांगती है। बिल्कुल। और जब तक क्या है कि वो अपने आप में कैपेबल नहीं होगा, वो अच्छी तरह से मुकदमे नहीं लड़ पाएगा। बिल्कुल। तो ये फ्रेशर के लिए बहुत होना जरूरी है। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है सर जो। अच्छा अच्छा। हालांकि सीनियर्स मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन सीनियर्स सीनियर से इतने भी नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। सर हर सीनियर नहीं कर सकता है। हाँ, नहीं कर हर सीनियर नहीं कर सकता। बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े वकील हैं, वो कर सकते हैं। छोटे सीनियर से मान लीजिए, बस सीनियर छोटे बड़े नहीं होते हालांकि, लेकिन मान लीजिए किसी के पास में 10 जूनियर हैं, किसी के पास 20 जूनियर, तो कुछ हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि राज्य सरकार जो है इसके लिए फंड अलॉट करे, बार काउंसिल को दे या बार एसोसिएशन को दे। हाँ, उनको एक ऐसी मुश्त राशि तो दे जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, ताकि आने जाने में उनको दिक्कत ना हो। आने जाने के लिए सब पेट्रोल भी लगता है, किराया भी लगता है, बैठता है, उसको कागज पत्तर भी होते हैं, कुछ मोबाइल के भी खर्चे होते हैं। तो तभी जो सुकून मिल सकेगा, जब भी काम कर सकेगा, एक समाज के लिए नए आयाम स्थापित कर सकेगा, गलत रास्ते पे नहीं भटकेगा। और दूसरा शर्मा जी, आप कोर्ट में हैं सर, आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ हो रही है वकीलों की। सर उनके चैम्बर्स की बड़ी समस्या है। बिल्कुल, ये आप सर बहुत सही कहा आपने, जो है चैम्बर्स की बहुत समस्या है। मेरे को और ये आपकी कार्यकारिणी के सामने की एक समस्या है कि किस तरह से वकीलों के जो चैम्बर्स की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी हमारी सीजे साहब से मुलाकात हुई थी इस बारे में। सीजे साहब ने आगे बढ़कर ही हमसे बात की कि अभी नए चैम्बर्स का जो निर्माण कराया जा रहा है, और उसमें कितना समय लग जाएगा? इसमें सर अभी जगह देखी जा रही है। अभी कुछ निरीक्षण हुए थे, सीजे साहब का कहना है निरीक्षण हुए थे। नंबर 2, एक मुझे भी लगता है कि कुछ चैम्बर्स हैं, मैं बाहर से, हमारी करंट की मीटिंग होने वाली है, मैं वहाँ डिस्कस भी करूँगा। मेरा पॉइंट है जो है कि कुछ वकील हैं, बुजुर्ग हो गए, जो इस दुनिया में नहीं है, मतलब जो भी नहीं है। हाँ, वही ये भी है राजी छोड़ गए, जब छोड़ गए, वकालत छोड़ गए। कुछ जो वकील हैं जैसे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, प्रैक्टिस करने के पश्चात कुछ वकील दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ वकील क्या है कि जो फ्रेशर्स को अलॉट होते हैं, कुछ को वो कहीं दूसरी जगह जॉब करने लग जाते हैं, या कुछ का इंटरेस्ट नहीं होता, बिजनेस में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर चैम्बर जब इनके खाली हो जाते हैं, तो ऐसे जो खाली चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स के बारे में आप क्या करते हैं? सर अभी तक तो भी शायद कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्रस्ताव ये है कि इसके लिए एक जो है जांच होनी चाहिए, सर्वे चैम्बर की जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। सर्वे के अनुसार जो चैम्बर में वकील नहीं है, या जो वकील साहब नहीं है, या कुछ चैम्बर खाली पड़े, तो वहाँ वो अलॉट, जो सीनियरिटी के हिसाब से जो पहले से लाइन में खड़े हैं, उनको चैम्बर अलॉट किया जाना चाहिए।
कई तो मैंने भी देखा है कि मैं यहाँ भी हूँ और मैं वहाँ भी हूँ, तो ठीक है जो भी है, एक सर्वे होना चाहिए। एक सख्त वैसे होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। कि एक वकील के एक ही जगह चैम्बर में रहे तो बेटर है। बिल्कुल। ये नहीं है कि मैं वहाँ पे भी हूँ वहाँ पे भी, इससे क्या है कि दूसरे के अधिकार का हालांकि ऐसा कोई वकील नहीं करता है कि दो चैम्बर में वो कबाई दी हुई कोई लेकिन कई बार बाई चांस या अनजाने में कुछ चीजें हो जाती हैं या नहीं ध्यान रहता है। उस पर भी एक सर्वे तो होना चाहिए। सर बिल्कुल होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, हर चीज का सर्वे होना चाहिए कि वो इंसान है नहीं है, वकालत कर रहा है नहीं कर रहा है, राज्य छोड़ गया, देश छोड़ गया, कहाँ पर है, या किसी जॉब में चल गया, या वो वकालत ही उसने बंद कर दी है। उसके नाम से जो अलॉट चैम्बर है उसको खत्म करके नए को अलॉट किया जाना चाहिए। जो लाइन में लगे हुए हैं सीनियरिटी वाइज उसको अलॉट किया जाना चाहिए। सुनील जी, एक समस्या और आपने देखी होगी, आम हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, कि आजकल सड़कों पे जब चलते हैं तो कोर्ट के बाहर इतने व्हीकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्हीकल, अर्थात कोर्ट में भी जगह ही नहीं है। BBC का तो इस व्हीकल्स की प्रॉब्लम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे काफ़ी मतलब वकील समुदाय को तो समस्या है ही, क्योंकि व्हीकल रखने के लिए जगह नहीं है, और बाहर आम लोगों को रखेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? सर ये समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन इसके लिए भी हाईकोर्ट प्रशासन ने नई एक पार्किंग बनाई है। बिल्कुल सामने हाईकोर्ट के जस्ट सामने पार्किंग में है। उसका उद्घाटन शायद जनवरी में हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और उसके लिए भी सीधे साहब से भी बात हुई थी, कुछ बहुत अच्छी बात है। ये तो क्या हो जाएगा, खुशी वाली बात है। तो मेरे ख्याल से वो समस्या पार्किंग की हमारी पूरी खत्म हो जाएगी, जनवरी में खत्म? बिल्कुल जनवरी में शायद खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं सर, 5 तारीख को कोर्ट खुलेंगे, उससे पहले कुछ संभव है भी नहीं। बाकी कंप्लीट हो चुका है और पूरा प्रशासन मदद कर रहा है। ऐसा नहीं है कोई हाईकोर्ट प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, हाईकोर्ट प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। अच्छे आयाम पेश कर रहे हैं हम लोग जो है। एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में आ रहा है कि ठीक है प्रशासन मदद कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर भविष्य में इस प्रकार की जो व्हीकल की समस्या होंगी सर, तो फिर उससे निपटने के लिए कुछ सर आपने देखा होगा कि मेट्रो सिटीज होती हैं उसमें मल्टी लेवल पार्किंग होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, वो भी एक ऑप्शन है। बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके अंतर्गत क्या है कि अलग अलग बना करके, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का विस्तार किया जाए। बिल्कुल। तो इससे क्या है कि जो पर्सनल व्हीकल है उसमें ले जाने में तो कम से कम रोक पर लगी सकती है। ये है, चलो ये तो ठीक है। लेकिन फ्रेशर्स की बात कर रहे थे, फ्रेशर से संबंधित मेरे माइंड में एक प्रश्न और आ रहा है सर, ये है कि अभी फिलहाल कुछ बच्चे जो फ्रेशर्स आते हैं वो जुडिशरी में जाना पसंद करते हैं। आजकल के लड़के लड़कियां, अभी रिजल्ट आया है पिछले दिनों में, अभी देख रहा होगा कि काफ़ी गर्ल्स ने बाजी मारी है। ये अच्छा चार्म है, बहुत अच्छा चार्म है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए क्या हाई कोर्ट में व्यवस्थाएं हैं? सर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप ई ब्लॉक के अंदर एक लाइब्रेरी है हमारी, वहाँ पर सोफे वगैरह भी हैं, टेबल्स वगैरह भी हैं, और बहुत अच्छी लाइब्रेरी है वहाँ पर, और बहुत सुकून वाला वातावरण है। आप जो अभी कुछ शांत वातावरण है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, वहाँ बैठ कर आराम से पढ़ें, जहाँ मदद लेनी आप सीनियर्स की मदद भी लेवें। हम लोग भी होते हैं यहाँ पर, हम भी मदद करते हैं लोगों की, नए बच्चों की, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इसमें बच्चों को बुक्स वगैरह? सर वहाँ पढ़ने के लिए हर बुक अवेलेबल है, सभी तरह की, हर तरह की, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी बुक्स अवेलेबल हैं। ये तो काफ़ी अच्छा है नए फ्रेशर्स के लिए, यानी बहुत अच्छे मौके हैं। यानी कोचिंग जाने की आवश्यकता ही नहीं उन लोगों को। तो फिर जी, अगर देखा जाए तो कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने वाले बच्चे के लिए, पढ़ने वाले वहीं पे पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, और साथ में ये भी देखो कि भाई कानून क्या है जी, ताकि उन लोगों को यानी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोर्ट में भी जाइए, पढ़िए भी आप जितना कोर्ट में जाएंगे, वकीलों से बात करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, आपको उतना ही बड़ा ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप खाली किताब ही पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल नॉलेज तो रही भी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगी। इसके लिए कोर्ट ने एक अच्छा ये डिसीजन दिया भी कि 2 या 3 साल की जो है आपको वकालत होनी चाहिए, जब RJS में होना चाहिए। कारण क्या है कि फ्रेशर बना, जज बन गया, जज बनती वो वकील को गिनता थी, क्योंकि उसको ये नहीं पता वकील की समस्याएं क्या, गरिमा नहीं समझता उस चीज, गरिमा नहीं, वकील की गरिमा नहीं समझता। आजकल जो हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा मैं बीच में बोलना चाहूँगा, कि वो एक जो रेस्पेक्ट होती थी सीनियर्स और जूनियर्स की पहले,
मैंने मेरे टाइम भी देखा है या अभी भी मैं करता हूँ, अगर मेरे से 2 साल भी कोई सीनियर मुझे दिख जाता है तो मैं इमीडिएट खड़ा हो जाता हूँ, उसकी सीट छोड़ देता हूँ। और ये भी कल या परसों मैं भी देखा, एक फीमेल एडवोकेट थी, मेरे से जूनियर थी, वो मेरे को, मैं खड़ा था, वो एकदम खड़ी हो गई, भैया आप प्लीज आप बैठिए, मैंने उनको बिठाया, मैंने मराना है। तो ये तो एक अच्छी बात ये है। अच्छा, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है, तो संस्कार वाली बात आ गई। जब तक हाँ जी, बच्चे इस चीज को नहीं सीखेंगे तो वो जज बन के कोई बड़ा काम हाँ। नहीं कर पाएंगे, वो रेस्पेक्ट नहीं समझ पाएंगे, न्याय कर पाएंगे ना न्याय कर पाएंगे। न्याय तो इसमें भी है ना कि न्याय। क्या उचित है, क्या अनुचित है, बिल्कुल। क्या हमें सम्मान करना चाहिए, ये भी तो न्याय है। वकील की कर्मा नहीं समझेंगे तो क्या न्याय करेंगे? ये भी तो न्याय है अपने आप में। बिल्कुल। कि भाई हम सामने वाले को एक रेस्पेक्ट दें, ये भी तो अपने आप में, किसको देना चाहिए रेस्पेक्ट, किसको नहीं देना चाहिए, ये अपने आप में न्याय की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल। तो ये काफी मतलब बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छी बात है ये। और इसके साथ साथ क्या है कि बच्चे ये भी सीखेंगे कि भाई जज की क्या गरिमाएं होती हैं, गरिमाएं क्या होती और वकील की क्या वकील की मर्यादा गरिमाएं क्या मर्यादा मर्यादा भी होती हैं, आपको क्या बोलना है, किस सीनियर किस वे में किससे बात करनी है आपको। तो साथ में मेरा एक प्रश्न है कि हाईकोर्ट में लेडीज हैं, तो लेडीज को कोई दिक्कत नहीं होती सुरक्षा के मामले में? हमारे यहाँ पूरा एक परिवार है हमारा, जो है यहाँ मुझे नहीं लगता किसी महिला को किसी पुरुष से या किसी पुरुष को किसी महिला से कोई दिक्कत होगी। हमारे यहाँ भाईचारा इतना अच्छा है, आप कभी भी आप कोर्ट में आके देखेंगे, आपको कहीं भी असहजता की स्थिति कहीं भी नहीं मिलेगी। अभी जो बार इलेक्शन हुए भी, आप रिसेंटली अभी हुए हैं जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, लगभग 40% जो है फीमेल एडवोकेट्स आई हैं, और बहुत अच्छे बच्चे आए हैं जो हैं, और सब सीखने वाले हैं। और मेरे को ये अच्छा लगता है कि वो जो हम बात कर रहे थे रेस्पेक्ट वाली, एक दूसरे के सम्मान वाली, वो सारे बच्चे एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, और हम हमारे से जो सीनियर हैं हम भी उनका सम्मान करते हैं, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए ये। और रही बात छोटे मोटे मतभेद होते हैं, वो तो देखो होने भी चाहिए, होते भी हैं। अच्छा सर, सुरक्षा से बात जुड़ी है, सर। तो पिछले दिनों में कई बार अखबार में भी पढ़ा है, सुना भी है कि राजस्थान हाईकोर्ट में भी कई बार क्या है कि बम की धमकी लगातार मिल रही है। ये धमकियां कहां से आती हैं, और इस मामले में हाईकोर्ट प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्या इसके लिए कोई एक्शन लिया गया है, या फिर ये धमकी आती कहां से है? या ये तो एक व्यवधान हो गया है। सर ये व्यवधान हो गया, लेकिन क्या है, सुरक्षा की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एडजॉर्न करनी पड़ती है, जांच करनी होती है, दिक्कत आती है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये है सर कि आती कहाँ से है? सर इसके लिए इसका सर्वर जो है, हमारी पुलिस प्रशासन से बात हुई थी मेरी, तो वो कहते हैं कोई रशिया में कोई इनका सर्वर है जो, तो उन्होंने लेटर लिखा है, वो आने में और टाइम लगेगा अभी जो है। लेकिन एहतियातन तौर पर अगर कोई धमकी आती है तो जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, कोर्ट प्रेमिसेस खाली किया जाए। हालांकि इससे वकीलों को भी समस्या होती है, क्लाइंट्स को भी समस्या होती है, और जजेज को भी समस्या, अव्यवस्था फैलती है, रूटीन बिगड़ जाता है, लेकिन मजबूरीवश करना होता है। और सर अभी पिछले दिनों 5 बार शायद हाईकोर्ट में धमकी दी गई है। लेकिन इसके लिए भी हाईकोर्ट प्रशासन के लिए मैं बहुत अच्छी बात में वो ये लगी, अभी हम गए थे सीधे साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, जब बम वगैरह की जो भी थ्रेट्स आते हैं या जो भी कुछ होता है, जो भी कहीं कौन कहाँ रख जाए मालूम नहीं पड़ता, तो उसके लिए अभी प्रयास ये चल रहे हैं कि एंटर जो भी करेगा गाड़ी में, या जो भी गाड़ी आएगी उसकी एक जांच होगी, या उसको एक स्टिकर लगा दिया जाएगा वकील का, जिसके स्टिकर लगा हुआ वही एंट्री करेगा। शायद ये प्रयास चल रहे हैं, और उसका एक टाइम फिक्स हो जाएगा, 10:30 या 11 या 9:45, 10:15, जो भी टाइम फिक्स होगा प्रशासन करेगा, उस टाइम तक आ जाएं, उनकी जांच हो जाए, उसके बाद में जो आता है उसको दूसरी जगह पार्किंग करा दिया जाएगा। और रही बात जो अदर लोग हैं, उनकी एंट्री तो होगी, लेकिन उनकी गाड़ियों की पार्किंग बैन होगी। अब प्रयास चल रहे हैं। अब देखो, बाहर की जो गाड़ियां हैं उनका तो हाईकोर्ट प्रीवाइज में कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है, उनको होना भी नहीं चाहिए। भाई बाहर के जो हैं क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट क्या है कि बाहर आके एक गेट होता है होगा सर, पासिस वगैरह बनते हैं। बिल्कुल सर, तो पासिस के आधार पर पुलिस चेक करके उनको अंदर भेज दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो गेट पे पुलिस प्रोटेक्शन तो है पूरा। बिल्कुल प्रोटेक्शन है सर। पार्किंग भी बहुत हो गई, अभी हो रही है, पार्किंग दूसरी जगह कर लें। मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी पार्किंग को बिल्कुल ही यहाँ बंद कर दिया जाए, उनके लिए दूसरी जगह पार्किंग अलॉट कर दी जाए। यहाँ केवल वही पार्किंग हो जो एडवोकेट्स हैं रेगुलर, और जिनके एक स्टिकर लगा हो या एक बार कोड होता है, जैसे हम टोल में पे जाते हैं, वो लगता है एक इस तरह का टैग वगैरह जो है, एंट्री करेगी तो टैग स्कैन करेगा तो ही आप बैरियर उठेगा जो है। इस तरह की कुछ सिस्टम होगा और होना भी चाहिए। बात हुई है,
सुझाव हैं, देखो आगे बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ते हैं। आगे बढ़ाएंगे मतलब प्रशासन सहयोग कर रहा है, प्रशासन सोच रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि होना भी चाहिए। देखिए अगर सुरक्षित नहीं है जगह तो लोग बाग बड़ी परेशान होंगे, सब समस्याएं उत्पन्न होंगी। बिल्कुल सर। साथ में अभी आपने क्या है कि एडजमेंट के बीच में बात की थी सर एडजमेंट क्या कहता है, यानी मतलब क्या है कि केस लंबे चलनी चाहिए या केसेस को तुरंत सोल्व होना चाहिए? सर इस बारे में ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन मैं छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा एक पर्सनल सुझाव ये है नहीं, राय तो राय होती है कि जो छोटे केसेज हैं उनको लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। रही बात, आपने बात की एडजमेंट की या पासवर्ड्स की या इनकी जो है, तो इनकी भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज मूड आया आपने आज एडजमेंट ले लिया, फिर कल ले लिया, फिर परसों ले लिया, फिर क्योंकि क्लाइंट के मन में क्या है कि जब वो देखता है कि डेट आगे गई तो थोड़ा सा माइंड सा उसमें खिन्नता आती है। बिल्कुल होता है क्लाइंट के मन में, यार मैं बार बार चक्कर लगाता रहूंगा क्या। और कुछ मामलों में तो, कुछ मुकदमों में तो ऐसा है कि सालों लग जाते हैं। बिल्कुल लगते हैं सर। तो ऐसी कंडीशन में यानी ये प्रशासनिक या जो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सुधार की एक आवश्यकता समझते हैं। बिल्कुल आवश्यकता है, इसमें सुधार होना चाहिए और एक लिमिट तय होनी चाहिए एडजमेंट की। ऐसे नहीं कि हर चीज़ में कि सब आज यहाँ पर हैं वहाँ पर हैं, आज ये हो गया। एक विशेष कुछ प्रॉब्लम्स हो तो एडजमेंट दिया जा सकता है, हर छोटी बात पे एडजमेंट बंद होनी चाहिए। और कोर्ट को भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है छोटी छोटी चीज़ों पर एडजमेंट ना लें। हम मुद्दे पे लड़ें, हम कानून पे लड़ें, ठीक है, हर जीत हर चीज़ की होती है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ क्या है, इस पे तो दोनों पे बाउंडेशन होगा। बिल्कुल होगा, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या इस चीज को कोर्ट स्वीकार करेगा? बिल्कुल करेगा। और साथ में जो पेटी केसेस होते हैं, छोटे छोटे केसेस, उनके लिए लोक अदालत, उनके लिए लोक अदालत में वो जाने। तो लोक अदालत से कब कब आयोजित होती हैं? सर लोक अदालत रेगुलर आयोजित होती हैं, सेशन कोर्ट में भी होती हैं, हर वीक में होती हैं, और हाई कोर्ट में भी होती है, बड़े स्तर पर होती हैं। आप अपना पक्ष रखने के लिए भी आपको लगता है, आप एडवोकेट भी रखिए, अपना पक्ष रखिए। लोक अदालत का मतलब ये नहीं कि आप वकील नहीं लेके जा सकते, आप भी जा सकते हैं, वकील भी ले जा सकते हैं, अपना पक्ष भी रखिए और आप मिलजुल के जो है मैटर्स सुलटाइए, छोटे छोटे मैटर्स को। उन छोटे मैटर्स की वजह से बड़े मैटर्स सुनवाई से रह जाते हैं। सर इस बारे में एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे कि पीआईएल्स लगती हैं जी, तो पीआईएल्स जो लगती हैं वो किस बेस पे लगती हैं? सर पीआईएल लगती है जनहित की, जनहित याचिका होती हैं, जनहित के जो मुद्दे होते हैं उन पर लगती हैं। उदाहरण के लिए मैं भी एक कहना चाहूँगा, एक बहुत जनहित का मुद्दा है अरावली वाला, जो फिलहाल जो मैटर चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है। इस पे क्या पीआईएल लगाएंगे? विचार है पीआईएल लगाने का, चर्चाएं चल रही हैं, हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं पीआईएल लगाने का। हो सकता है हम कोर्ट खुलते ही हम पीआईएल लगा दें। बाकी अच्छी चीज है पीआईएल बहुत अच्छी चीज है, एक जनसेवा ही कह सकते हैं इसको या समाज सेवा कह सकते हैं इसको, क्योंकि समाज में कोई गलती है, गलत काम हो रहा है तो न्याय के माध्यम से उसमें सुधार लाने की कोशिश करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीआईएल्स के अंतर्गत क्या है कि जजेज क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीआईएल रोकने के लिए वो कुछ आजकल कोस्ट लगा देते। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोस्ट लगाते हैं आप पीआईएल का नहीं। इसमें मेरा कहना यह है कि कुछ जो वकील हैं सर, वो शायद इस चक्कर में डर जाते होंगे कि भाई अगर ऐसा कहीं कोस्ट न लग जाए, इस चक्कर में पीआईएल्स नहीं लगाते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप पीआईएल का मतलब समझिए, पीआईएल है क्या। अगर पीआईएल को आप समझे और पीआईएल को समझ के पीआईएल आपने लगाई तो कोई कोर्ट आपके ऊपर कोस्ट नहीं लगाएगी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर आलतू पर्सनल हितों को वो पीआईएल बना के लगाएंगे तो कोस्ट लगनी है आपको। अरावली है, ये जनहित का मुकदमा है, पीआईएल इसमें लगाइए ना, क्यों, कौन मना कर रहा है। आपके रोडें टूटी पड़ी हैं, रोड पे हम बोलते नहीं है, कचरा इकट्ठा हो रहा है, हम बोलते नहीं है। इसमें मामले में तो वकीलों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, आ रहे हैं वकील, पीआईएल लगी हुई है सर इसमें, तो पीआईएल लग रही है, सुनवाई हो रही है और कोर्ट पूरी कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और वकील भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। निभानी भी चाहिए, बिल्कुल निभानी चाहिए। तो सर इसके बारे में मतलब यानी बिल्कुल खुले होकर के पीआईएल लगाई जा सकती है, लेकिन उसमें जनहित होना चाहिए। ऐसा नहीं इसमें हमारा कहीं कोई लालच छिपा हो, यानी निजी हित ना हो, ऐसा नहीं है। जज हमारी जुडिशरी बहुत होशियार है, एक एक पॉइंट को पकड़ लेती है, कहीं आपका जनहित है
या नहीं है? लोग, आपने एक भी क्वेश्चन किया कि सर लोग घबरा जाते हैं। घबराते इसलिए हैं, अब जो जनहित को जनहित बनाओ तो सही। आप जनहित को पर्सनल हित बना के आप पेश करेंगे मुकदमा, तो डरना भी वाजिब है और डरना भी चाहिए। नहीं, बात तो सही है। तो ये तो आपने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई हैं PIL के थ्रू कि हम जनहित का मुद्दा उठा सकते हैं जी। और आम जो जनहित के मामले हैं उनको क्या है कि उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सुनील जी, आप ये बताइए, अभी आप हाल ही में हाईकोर्ट में बार के उपाध्यक्ष बने हैं। जी सर। आपकी शपथ ग्रहण कब कुछ करवा रहे हैं? सर हमारी शपथ ग्रहण जो है जो बेंच डे के ऊपर होगी। कारण क्या है सर, अभी मलमास भी है 14-15 तक, फिर उसके बाद 15 दिन रहते हैं। 15 दिन बाद वो हमारा वो होगा, स्थापना दिवस होगा। तो हम सबका विचार यही है कि दो बार अनावश्यक रूप से खर्चा भी नहीं हो बार का, और वो जो अनावश्यक जो खर्चा हो वकील हित में लगे, उसको हम थोड़ा बचा के जो है एक दिन हम जो है करना चाह रहे हैं। जो है एक उपाध्यक्ष होने के नाते आप वकीलों को फिलहाल न्याय के क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश देने के लिए मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। हम अपने दिल पे हाथ रखकर ईमानदारी से काम करें। रही बात फीस लेना नहीं लेना, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, लेकिन हम अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि वही वकालत सक्सेस होती है जो क्लाइंट के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा, बहुत सारी अच्छी बातें सुनी। हमारे बीच में राजस्थान हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अभी हाल ही में चुने उपाध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी से बातचीत आपने बहुत अच्छी सुनी है, बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत एक न्यायपालिका का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो समाज में विषमताएं और विसंगतियां होती हैं वो वकीलों के माध्यम से ही दूर होती हैं, क्योंकि वकील ही किस चीज़ को लड़ करके उस चीज़ को समाप्त करने की कोशिश करता है और उस रास्ते को साफ करके समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनील जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी जीत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.